हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्लेटो एंड अरिस्टोटल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हम पढ़ेंगे वो अरिस्टोटल एंड प्लेटो का कंपैरिजन पढ़ेंगे। आपने बहुत सी वीडियो में अरिस्टोटल के बारे में पढ़ा होगा, प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आपने दोनों को एक जगह पर कंपैरिजन लेवल पर नहीं पढ़ा होगा। दोनों का जो कंपैरिजन लेवल है वो आपने कहीं पर नहीं देखा होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और देखेंगे कि दोनों में कहाँ एक दूसरे से सहमत थे और कहाँ पर एक दूसरे से सहमत नहीं थे। तो आइए वक्त को बिना जाया किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि अरिस्टोटल और प्लेटो ये क्या थे। देखिए, प्लेटो से भिन्न यानी कि प्लेटो से अलग अरस्तु जन्म से एथेंस का निवासी नहीं था। यानी कि अरस्तु जो था वो कहाँ का निवासी नहीं था, एथेंस का निवासी नहीं था, जबकि प्लेटो कहाँ के निवासी थे, एथेंस के निवासी थे। वह स्टेगिरा में जन्मा था, यानी कि अरस्तु का जो जन्म हुआ था वो स्टेगिरा में हुआ था। प्लेटो का शिष्य था। याद रखिए अरस्तु किसका शिष्य था, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं। प्लेटो का शिष्य था और उसने सिकंदर को शिक्षा दी थी। अरस्तु ने किसको शिक्षा दी थी, सिकंदर को शिक्षा दी थी। उसके बाद उसने अपना लाइसियम यानी कि अपना एक स्कूल खोला जिसका नाम क्या था, लाइसियम। देखिए, कल जो मैंने आपको, कल नहीं इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के पीवाईक्यू कराए थे आरपीएससी के। उसमें आपने एक क्वेश्चन देखा था कि अरस्तु की एकेडमी का नाम क्या था, उसने जो स्कूल खोला था उसका नाम क्या था। तो उसमें ये लाइसियम ऑप्शन था और उसका राइट आंसर क्या था, लाइसियम था। तो इसलिए अगर आपने अभी तक पीवाईक्यू नहीं किए हैं तो आप जाकर कर सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस स्लाइड पर आपने क्या देखा कि प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो एथेंस में हुआ था, जबकि अरस्तु का कहाँ पर हुआ था, स्टेगिरा में हुआ था। प्लेटो का शिष्य था अरस्तु और अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। और सबसे पहले कौन थे, सुकरात। मीन सबसे पहले सुकरात, सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरिस्टोटल यानी अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य सिकंदर। और अरस्तु की एकेडमी यानी कि उसके स्कूल का नाम क्या था, लाइसियम। ये देखिए इंग्लिश में आप देख सकते हैं, लाइक प्लेटो अरिस्टोटल 384 से 322 BC was not Athenian by birth, that Stagira was born in, was a disciple of Plato and taught Alexander. After that he did his Lyceum, open a school named Lyceum. Okay, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। अरस्तु का प्लेटो के साथ संबंध वैसे ही था जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल का बेंथम के साथ था। देखिए, सबसे पहले अरस्तु और प्लेटो का संबंध देखिए, इन दोनों का संबंध कैसा था, जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल और बेंथम का था। आपने देखा होगा, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगी जॉन स्टुअर्ट मिल और बेंथम से रिलेटेड लेक्चर। लेकिन मैं आपको बता दूं, जॉन स्टुअर्ट मिल और बेंथम ये दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी के, प्लेजर और उसके दुख के बारे में बात करते हैं, और दोनों में ये एक दूसरे के डिफरेंस है। तो इसी की बात यहाँ पर की गई है। जब हम सेपरेटली इसको पढ़ेंगे जॉनी स्टुअर्ट मिल और बेंथम को, तब आप देखेंगे। तो इस तरीके से अरस्तु का प्लेटो का संबंध कैसा था, जैसे कि स्टुअर्ट मिल और बेंथम का था। क्योंकि अरस्तु और मिल दोनों ने ही बाद में अपने अपने गुरुओं अर्थात क्रमशः प्लेटो और बेंथम के सिद्धांतों के बड़े भाग का खंडन किया। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के सिद्धांत जो भी थ्योरी दी थी उनका खंडन किया, और जे एस मिल ने किसका खंडन किया, जे एस मिल के गुरु कौन थे, बेंथम थे। तो इन्होंने बेंथम का खंडन किया। आई होप ये स्लाइड भी आपको क्लियर हुई होगी। देखिए इंग्लिश में देख लीजिए। अरिस्टोटल हैड द सेम रिलेशनशिप विद द प्लेटो एंड जॉन स्टुअर्ट मिल वाज विद बेंथम। ओके, बिकॉज बोथ अरिस्टोटल एंड मिल later follow their mentors refuted a large part of the theories of Plato and Bentham respectively. नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेटो और अरस्तु के इस मौलिक अंतर ने उनके द्वारा दो प्रमुख विचारधाराओं को प्रारंभ करवाया। देखिए, प्लेटो और अरस्तु के जो ये फंडामेंटल इसमें अंतर था, उसमें उसने देखा कि दो प्रमुख विचारधाराओं का प्रारंभ हुआ। बाद में आज पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत के रूप में जाने वाली विचारधारा का आधार बने। अब जो हम इस टाइम पढ़ते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी, उसका ये आधार बने। क्या आधार बने, प्लेटो और अरस्तु की जो आइडियोलॉजी थी उनमें उन दोनों ने जो अंतर किया था। ओके, अब देखिए प्लेटो से राजनीतिक आदर्शवाद मिलता है। प्लेटो कैसे हैं, आदर्शवादी हैं। तो अरस्तु से हमें क्या मिलता है, राजनीतिक यथार्थवाद।
इन दोनों स्टेटमेंट को याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्लेटो राजनीतिक आदर्शवादी थे तो वहीं अरस्तु क्या थे, राजनीतिक यथार्थवादी। प्लेटो आइडियलिस्ट, अरस्तु रियलिस्ट, याद रखिएगा इसको। हिंदी में देखिए, दिस फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड अरिस्टोटल लेड द इंट्रोडक्शन ऑफ टू मेजर आइडियोलॉजी बाय देम which later become the basis of what is known today as a Western political theory. Political idealism from Plato and political realism from Aristotle. इस आधार पर देखिए कवि कॉलरिज की ये टिप्पणी समझना आसान हो जाता है। इनका नाम याद रखिएगा, ये कवि हैं कॉलरिज, इनका नाम है कॉलरिज। इन्होंने क्या टिप्पणी की है और इसे समझना कैसे आसान हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही या तो प्लेटोवादी होता है या अरस्तुवादी होता है। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट इनकी ये डेफिनेशन उठाकर दे दी जा सकती है या फिर आ सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही या तो प्लेटोवादी होता है या अरस्तुवादी। ये किसका कथन है? तो आप याद रखिएगा ये किसका कथन है, कवि कॉलरिज का। इंग्लिश में देखिए, ऑन द बेसिस इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड द रिमार्क ऑफ द पोएट कॉलरिज दैट एवरी मैन इज आइदर ए प्लेटोनिस्ट एंड अरिस्टोटलियन बाय बर्थ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा प्लेटो और अरस्तु के बीच का अंतर दर्शन और विज्ञान के बीच के अंतर की तरह है। देखिए प्लेटो और अरस्तु के बीच अंतर किस चीज का है, फिलोसफी एंड साइंस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलोसफर कौन है, फिलोसफर किंग किसे बोला जाता है, याद रखिएगा प्लेटो को बोला जाता है। तो दर्शन की बात किसने की है, प्लेटो ने, और साइंस की बात किसने की है, अरिस्टोटल ने। इन दोनों चीजों को याद रखिएगा, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन छुपा है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लेटो राजनीतिक दर्शन का जनक था तो अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक था। डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि प्लेटो क्या है या अरिस्टोटल क्या है, या फिर आपको मैचिंग के लिए दे दिया जाएगा कि राजनीतिक दर्शन की बात कौन करते हैं या राजनीतिक विज्ञान की बात कौन करते हैं। प्लेटो एक दार्शनिक है और अरस्तु एक वैज्ञानिक। प्लेटो निगमनात्मक पद्धति में डिडक्टिव मेथोडोलॉजी को अपनाता है तो अरस्तु आगमनात्मक पद्धति इंडक्टिव मेथोडोलॉजी को अपनाते हैं। ये इनकी पद्धति पूछ ली जाती है कि प्लेटो का मेथड कौन सा है और अरिस्टोटल का मेथड कौन सा है। तो याद रखिएगा प्लेटो का डिडक्टिव है और अरिस्टोटल का इंडक्टिव है। प्लेटो एक प्राप्त नहीं की जा सकने वाली कल्पना आदर्श राज्य को चित्रित करता है। देखिए आपने प्लेटो को पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाकर देख सकते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर मैंने 2 पार्ट में प्लेटो को कवर किया है और बहुत ही अच्छे से किया है। तो उसमें बताया है कि प्लेटो ने आइडियल स्टेट की बात की है, तो अरस्तु का संबंध संभव राज्य से यानी पॉसिबल स्टेट से है। आइए देखते हैं आगे। देखिए प्रोफेसर मैक्सी, इन्होंने ठीक ही कहा है कि वह सभी जो पुराने की जगह नई दुनिया में विश्वास करते हैं प्लेटो के शिष्य हैं, यानी कि जो पुरानी पुरानी चीजों की जगह नई दुनिया में विश्वास करेंगे वो क्या है, प्लेटो के शिष्य हैं। और वे सब जो इसमें विश्वास करते हैं कि पुरानी दुनिया ही विज्ञान का कठिन और श्रम साध्य के रूप में प्रयोग करके नई दुनिया बनी है, वो किसके शिष्य हैं, वो अरस्तु के शिष्य हैं। मीन अरस्तु क्या मानता है कि जो पुरानी दुनिया थी उसी से ही विज्ञान का श्रम साध्य के रूप में प्रयोग करके, यानी कि जो हमारा पास्ट में हुआ है उसी को हम यूटिलाइज करके एक नई दुनिया बनी है, अरस्तु ये मानते हैं। जबकि प्लेटो मानते हैं कि ये जो दुनिया है ये एक आइडियल स्टेट है, इमेजिनरी दुनिया है, काल्पनिक। ये इंग्लिश में देखिए प्रोफेसर मैक्सी, ऑल दोज हु रिप्लेस द ओल्ड विद द न्यू, दोज हु बिलीव इन द वर्ल्ड आर द डिस्किपल ऑफ प्लेटो, those who believe that the new world was created out the world by the difficult and laborious application of science are the disciples of Aristotle। अब देखेंगे प्लेटो और अरस्तु। देखिए ये बहुत ही एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि प्लेटो और अरस्तु में क्या डिफरेंस है। और आज के जो लेक्चर का मोटिव है वो महज इतना ही है कि प्लेटो और अरस्तु एक दूसरे से कितने अलग हैं और कितने एक समान हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन। ऐसी बस बहुत सी बातें हैं जिन्होंने अरस्तु को प्लेटो के शिष्य को अपने गुरु से भिन्न बनाया। कहने का मतलब है क्या, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें अरस्तु और प्लेटो को अलग अलग बनाया है। उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण भिन्न था, यानी कि प्लेटो का दृष्टिकोण अलग था और अरिस्टोटल का दृष्टिकोण
अलग था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण था वो दोनों का अलग था। वो जो विश्व की परिकल्पना थी, यानी कि ये जो विश्व है इसकी जो परिकल्पना की थी वो दोनों की एकदम अलग थी। उनकी कार्य पद्धतियां देखिए, अभी आपने मेथड पढ़े वो अलग अलग थे, उनके निष्कर्ष भी अलग अलग थे। मैक्सी ने आगे लिखा है कि जहां प्लेटो ने अपनी कल्पना को उड़ान भरने दी, वहीं अरस्तु तथ्यपरक और नीरस है। जहां प्लेटो वाक्पटु है, वहीं अरस्तु स्पष्ट वक्ता है। कहने का मतलब यह है कि जहां प्लेटो मतलब कुछ क्लियर नहीं करते, तो वहां अरस्तु क्या करते हैं, एकदम स्पष्ट तरीके से बोलते हैं। जहां प्लेटो तार्किक निष्कर्षों की सामान्य धारणाओं से छलांग लगाता है, वहीं अरस्तु तथ्यों की विविधता का विश्लेषण करते हुए निष्कर्षों तक पहुंचता है जो तर्कसंगता है किंतु अंतिम नहीं है। जहां प्लेटो हमें एक आदर्श गणराज्य देता है, यानी कि आइडियल स्टेट देता है, जो कि उसके द्वारा कल्पनीय सर्वोत्तम राज्य है। कैसा, एक इमेजिनरी राज्य है। वहीं वहीं अरस्तु हमारे सामने उसकी भौतिक यानी कि मेटेरियलिस्टिक आवश्यकताओं प्रस्तुत करता है, जिन्हें परिस्थितियों के अनुरूप बनाकर एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए ये सब किसने बोला है, इसको मैं दिखाती हूँ। ये सब बोला है मैक्सी ने। कितने अच्छे से मैक्सी ने इन दोनों में अंतर बताया है, इसको ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम आगे। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, किंतु ये उसका आलोचक भी था। शिष्य था लेकिन उसका क्रिटिसिज्म भी करता था, ये उसका आलोचक भी था। इसलिए ये एक सामान्य सी बात है कि उसे प्लेटो के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए। जैसे कि अगर ये मतलब एक सामान्य सी बात है कि अगर प्लेटो के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए, जैसे कि एंड्रयू हेकर, इनका नाम याद रखिएगा, एंड्रयू हेकर। इनकी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी 1981। इन्होंने बताया है, इसमें देखिए क्या बताया है, आइए देखते हैं। एक को जहां एक वैज्ञानिक के रूप में लिया गया, वैज्ञानिक के रूप में किसे लिया गया, अरस्तु को। तो दूसरे को एक दार्शनिक के रूप में लिया गया, दार्शनिक के रूप में किसे लिया गया, प्लेटो को। याद रखिएगा, बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके माइंड में रह जाए, आप कभी इसके भूल नहीं पाए। अरस्तु हमारे वैज्ञानिक हैं और प्लेटो हमारे दार्शनिक हैं। इन्हें फिलोसफर किंग भी बोला जाता है। एक को सुधारक तो दूसरे को उग्र परिवर्तनवादी के रूप में देखा। एक वास्तविक राज्य पर काम करके उसे बनाने के लिए इच्छुक है, तो दूसरा पूरे राज्य को फिर से नए सिरे नए रूप में निर्मित करने को आकुल है। एक राजनीतिक यथार्थवाद का समर्थक है। राजनीतिक यथार्थवाद का समर्थक कौन है, अरस्तु। बार बार आप इसे बोलिएगा और ये नोट डाउन कीजिएगा कि यथार्थवादी कौन है, अरस्तु। और राजनीतिक आदर्शवादी कौन है, वो है हमारे प्लेटो। तो एक क्या है, राजनीतिक यथार्थवाद के समर्थक, तो दूसरे राजनीतिक आदर्शवाद के पालन करता है। एक विशेष से प्रारंभ करके सामान्य पर समाप्त करते हैं, यानी कि अरिस्टोटल की जो मेथड की बात की गई है, इंडक्टिव इंडक्टिव मेथड मेथड जो होता है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है। वहीं दूसरा सामान्य से शुरू सॉरी विशेष से सामान्य की ओर होता है। वही दूसरा जो प्लेटो है उनकी जो मेथड है वो डिडक्टिव है और ये विशेष तक पहुंचने वाला है। आप डिडक्टिव को ऐसे याद कर सकते हैं, DGP। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक मिनट, ताकि आपको याद रहे। डी एक मिनट, DGP। DGP का मतलब क्या हुआ, DGP का मतलब हुआ हमारा डिडक्टिव और जी का मतलब हुआ हमारा जनरल टू पर्टिकुलर। तो इससे आप डिडक्टिव आसानी से याद रख सकते हैं कि डिडक्टिव का हमारा जनरल टू पर्टिकुलर, और ये हमारी प्लेटो की है। अब देखते हैं हम आगे। अरस्तु को प्लेटो से सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि उसने अनुभव को बिल्कुल महत्व नहीं दिया। अरस्तु क्या शिकायत करते हैं प्लेटो से कि जो एक्सपीरियंस होता है, पास्ट में जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, प्लेटो ने उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दिया, यानी कि बिल्कुल महत्व नहीं दिया। इसे याद रखिएगा, प्लेटो एक्सपीरियंस को नहीं मानते। अरस्तु कहते हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें कालों से प्राप्त अनुभव को छोड़ नहीं देना है, कि जो हमने पास्ट में काम किए हैं उन्हें हमें छोड़ नहीं देना है। इतने वर्षों में चीजें अगर अच्छी होती तो अब तक अज्ञात नहीं रहती। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर इतने वर्षों में कुछ अच्छा हुआ होता तो अब तक अज्ञात नहीं रहता। और जो पास्ट में हमने किया है उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप अगर रियल लाइफ में देखें, जो हम पास्ट में कर कर चुके हैं उसे हम प्रेजेंट में उसे यूज करें तो फ्यूचर हमारा अच्छा हो सकता है। यानी कि पास्ट की गलतियों को दोहराएं ना, उससे सीखें,
प्रेजेंट में उसे नहीं करें और फ्यूचर के लिए बेहतर हो सकता है। यही बात अरस्तु ने बोली है। अरस्तु ने प्लेटो के राज्य की एक आकृत्रिम निर्माण के रूप में आलोचना की है। प्लेटो का राज्य कैसा था? एक आइडियल स्टेट था और एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक था, जो कि क्रमिक रूप से 3 चरणों में बना, जिसमें पहले उत्पादक वर्ग आया, उसके बाद सहायक और फिर शासक वर्ग आया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लेक्चर देख सकते हैं, उसमें ये मैंने तीनों वर्ग बहुत अच्छे से क्लियर कराए हैं। एक वास्तुविद की तरह प्लेटो ने राज्य का निर्माण किया। इसके विपरीत अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक संगठन के रूप में लिया। देखिए, प्लेटो ने किसके रूप में लिया? प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट के रूप में लिया, एक काल्पनिक राज्य के रूप में लिया। काल्पनिक यानी इमेजिनरी था सब कुछ वहां पर। प्लेटो जो बोलता है ना, वो सब इमेजिनरी बोलता है, सिर्फ कल्पना करता है। जबकि अरस्तु ने क्या किया? एक प्राकृतिक संगठन के रूप में राज्य को लिया, जो उद्भव और विकास का परिणाम था। याद रखिएगा, अरस्तु राज्य को कैसा मानते हैं? प्राकृतिक संगठन के रूप में मानते हैं, और ये उद्भव और विकास का परिणाम था। अरस्तु कहते हैं कि यदि अनेक प्रकार के समाज के पहले के समाज प्राकृतिक थे, तो उसी तरह राज्य भी प्राकृतिक था। देखिए, सिंपल सी बात अरस्तु ने बोली है कि जो पहले के समाज थे, अगर वो प्राकृतिक थे तो राज्य भी प्राकृतिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अरस्तु का मानना यह है कि राज्य एक प्राकृतिक है, उसका उद्भव हुआ है, उसका विकास हुआ है, और जबकि प्लेटो ऐसा नहीं मानते हैं। प्लेटो के साथ अरस्तु भी व्यक्ति के लिए राज्य के महत्व को पहचानता था, और प्लेटो की ही तरह राज्य को एक मानव शरीर की तरह भी मानता था, किंतु उससे भिन्न वह राज्य को एक सम्मिलन के रूप में नहीं लेता था। याद रखिएगा, प्लेटो की तरह राज्य को कैसा मानता था? उसके उसके राज्य के महत्व को भी पहचानता था। प्लेटो की तरह राज्य को एक मानव शरीर की तरह भी मानता था, किंतु वह उसके एक सम्मिलन के रूप में नहीं लेता था। अरस्तु के लिए राज्य अनेकता में एकता था। कैसा था राज्य? अनेकता में एकता था। अरस्तु प्लेटो से उसकी न्याय की धारणा से सहमत नहीं था। देखिए, आप प्लेटो का जो न्याय की थ्योरी है, जस्टिस थ्योरी, न्याय का सिद्धांत, उससे अरस्तु बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। याद रखिएगा, कभी स्टेटमेंट में दे दिया जाए कि अरस्तु प्लेटो की न्याय प्रणाली से सहमत थे, तो आप कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए याद रखिएगा कि प्लेटो की न्याय प्रणाली से सहमत नहीं थे। प्लेटो से भिन्न उसके मत में न्याय व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते जाने की अपेक्षा अपने अधिकारों के उपयोग में अधिक था। देखिए, प्लेटो ने क्या बात की है? कर्तव्यों का निर्वाह करते जाने यानी कि अधिकारों का ज्यादा उपयोग था, प्लेटो का ये मानना है। लेकिन अरस्तु के लिए न्याय एक व्यवहारिक क्रिया का गुण था, ना कि अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य करने का। ओके। प्लेटो का न्याय नैतिक प्रकार का था। कैसा था प्लेटो का न्याय? नैतिक प्रकार का। जबकि अरस्तु का न्यायिक या विशिष्ट रूप में कानूनी प्रकार का था। दोनों में क्या अंतर हुआ? प्लेटो का न्याय नैतिक प्रकार का, अरस्तु का न्याय कानूनी प्रकार का, मोरल एंड लीगल। देखिए, प्लेटो का न्याय जैसे कि अरस्तु मानता था अधूरा था, क्योंकि ये मुख्य रूप से केवल कर्तव्य से संबंधित था और अधिकारों को लगभग अनदेखा करता था। प्लेटो क्या बोलता था? प्लेटो का जो न्याय है वो सिर्फ कर्तव्यों से रिलेटेड था। आपने देखा होगा प्लेटो का, अगर मैं आपको थोड़ा याद दिलाती हूँ कि प्लेटो ने वन एक व्यक्ति एक मत और एक कर्तव्य की बात की है, तो उसी से ये रिलेटेड है। और उसने क्या क्या किया है? अधिकारों को लगभग अनदेखा किया है। दूसरे शब्दों में अरस्तु ने प्लेटो के न्याय पर नैतिक प्रकार होने का ठप्पा लगा दिया, क्योंकि ये व्यक्ति के कर्तव्यों को प्राथमिकता देता है। प्लेटो के न्याय न्याय को नैतिक होने का ठप्पा किसने लगाया? अरस्तु ने, क्योंकि ये क्या करता है? व्यक्ति के कर्तव्यों को प्राथमिकता देता था। आगे देखते हैं। अरस्तु प्लेटो के आदर्श राज्य के 3 वर्गों की धारणा का भी पक्षधर नहीं था। जैसा आपने देखा, उत्पादक, शासक, सैनिक, उस तरीके के जो 3 वर्ग प्लेटो ने बताए हैं, उसका ये अरस्तु जो था इसका पक्षधर नहीं था। विशेष रूप से संरक्षक वर्ग द्वारा सारी शक्ति को अपने हाथों में रखने का वे इस विचार से सहमत नहीं था कि एक ही वर्ग यानी कि जो संरक्षक वर्ग था, जो कि शासकों सहायकों से मिलकर बना था, उसके हाथ में सारी शक्ति होती थी, तो इसलिए अरस्तु इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं था। सारी शक्तियों का लाभ प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में कानून को महत्वपूर्ण नहीं माना। देखिए, सारी शक्तियों का लाभ जो था वो
संरक्षक वर्ग को दे रखा था, और प्लेटो ने जो अपने रिपब्लिक में कानून को महत्वपूर्ण नहीं माना है। उसका मत था कि जहाँ शासक सद्गुणी थे वहाँ कानून की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या बोल मतलब प्लेटो का कहना ये था कि अगर शासक सद्गुणी है तो वहाँ कानून की क्या आवश्यकता है। जहाँ शासक सद्गुणी नहीं थे तो वहाँ भी कानून बेकार है, कि जब शासक को कुछ आता ही नहीं तो वहाँ कानून कैसे काम करेगा। तो ये जो था ये प्लेटो का मत था। अब देखते हैं अरस्तु का। अरस्तु ने कानून के महत्व को समझा और कहा कि कानून का जो शासन है वो व्यक्ति के शासन से कहीं अच्छा है, चाहे वह शासक व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो। देखिए इस स्लाइड से हमें क्या समझ आया कि प्लेटो का मानना ये है कि अगर शासक जो है वो सद्गुणी है, सर्वगुण संपन्न है, तो वहाँ कानून की क्या वैल्यू, क्योंकि शासक शासक मीन जो भी राजा है वो तो अपने हिसाब से सब कुछ राज्य का लेखा जोखा कर ही लेगा। और अगर शासक सद्गुणी नहीं है तो वहाँ भी कानून बेकार है। लेकिन अरस्तु का कहना है कि कानून का शासन जो होता है वो व्यक्ति के शासन से कहीं अच्छा होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। फिर प्लेटो ने क्या किया, कानून के महत्व को समझा और बाद में अपनी लॉज, प्लेटो की बुक है ये लॉज, इसमें स्थिति को बदल दिया। फिर से प्लेटो क्या थे, कानून को मानने लगे। अरस्तु द्वारा की गई प्लेटो की आलोचना यद्यपि आगे बताए गए अधिकारों पर कभी बहुत निर्भर है, किंतु वे तथ्य परक है। देखिए फोस्टर, इनका नाम याद रखिएगा, फोस्टर, इनकी बुक है मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थॉट 1969, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसमें कहते हैं कि अरस्तु जो प्लेटोवादियों में सबसे बड़ा प्लेटोवादी है। अभी तक हम दोनों में कंपैरिजन पढ़ रहे थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। जो प्लेटो मानता था उसे अरस्तु नहीं मानता था, और जो अरस्तु मानता है उसे प्लेटो नहीं मानता है। लेकिन फोस्टर ने यहाँ पर क्या बोला है कि इन दोनों में कितना भी मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं ये, फिर भी ये कैसे हैं कि अरस्तु जो है प्लेटोवादियों में सबसे बड़ा प्लेटोवादी है। प्लेटोवाद से जिस तरह पे बिंधा हुआ है उस स्तर तक शायद इसके अतिरिक्त कोई दार्शनिक किसी दूसरे के विचारों से इतना आच्छादित नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है, फोस्टर ने ये बोला है कि अगर जिस तरीके से प्लेटो के जो थ्योरी हैं उनको जो माना गया है, जिस तरीके से अरस्तु ने माना है उससे बंधा हुआ है वो, शायद ही कोई दार्शनिक किसी दूसरे के विचारों से इतना बंधा हो। याद रखिएगा। तृतीय वह पृष्ठ जो अरस्तु ने लिखा है, यानी हर एक ऐसा पेज जो अरस्तु ने लिखा है उस पर प्लेटो की छाप लगी है। एक दूसरे के को क्रिटिसाइज करते हुए भी हर पेज पर अरस्तु के कौन दिखाई देता है, प्लेटो की छाप दिखाई देती है। लास्ट में हम यही बोलेंगे कि वास्तव में अरस्तु वहीं से प्रारंभ करता है जहां प्लेटो समाप्त करता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आपने पढ़ा इसको कितने अच्छे से, दोनों में एक दूसरे का जो भी डिफरेंस था वो आपने पढ़ा, और लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला कि जहाँ पर प्लेटो समाप्त करता है, क्योंकि प्लेटो जो थे अरस्तु के गुरु थे, तो वहीं से अरस्तु स्टार्ट करता है यानी कि प्रारंभ करता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको यहाँ पर बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने कुछ नहीं देखा है, मीन प्लेटो नहीं कवर किया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर कवर कर सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है। और भी अगर आपको MCQ PYQ कुछ करना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिएगा। थैंक यू।